सभी का एक बार फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में। और अपन अध्ययन करेंगे आज ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। अब इस चैप्टर के अंदर समस्या ये है कि कौन सा याद करें कौन सा नहीं करें, किसको छोड़ें किसको याद करें, ये समस्या है। तो पहले अपन पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि पढ़ना इसको ज़रूरी है। उसके बाद केवल अपन ये देखेंगे कि इसमें आने वाला क्या है, क्या सवाल बनता है। उन सवालों के एक अलग से वीडियो लेक्चर्स अपन देखेंगे जिनमें केवल सवाल होंगे और सवालों के जवाब होंगे। तो पहले अपन एक बार पूरा जहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है वहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है, किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो 3D संक्रमण श्रेणी आप देख रहे हो, ये स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक, इसके अंदर सब धनात्मक है, क्योंकि धातुएं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। अधातुएं हैं वो ऋणात्मक दर्शाती है। जैसे ऑक्सीजन -2 होती है, क्लोरीन -1 होती है, इस तरीके से फ्लोरीन -1 होती है। ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ तो सब मेटल्स हैं, तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। क्लियर। अब देखो, स्कैंडियम ये केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था एक ही दर्शाता है, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके बाह्यतम कोश में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो स्कैंडियम आता है कितने पर? 21 पर। तो आर्गन आ जाती है। अक्रिय गैस को याद करेंगे पहले, आर्गन 18, फिर एक होता है 3D, एक होता है 4s। तो 3D के अंदर कितने और 4s के अंदर कितने? तो आपको पता है 4s के अंदर 2 होते हैं, केवल क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर। 3D के अंदर 1। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 बाह्यतम कोश में। या इसको यूं कहें कि 2, 8, 10 और 10 और 8 18, 18 और 3 21। तो देखो बाह्यतम कोश में 3 आ रहे हैं। बाह्यतम कोश में से 3 त्याग देती है तो +3। टाइटेनियम है वो +2, +3, +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। फिर 5, तो 5 +5 तक 2, 3, 4 और +5 तक। फिर 2, 3, 4, 5 और 6 तक क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। टोटल देखो इलेक्ट्रॉन 6 है, तो +6 तक दर्शाता है। मैग्नीज में 7 होते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो आपको मोटे अक्षरों में दिखाई दे रही है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी साधारणतया मैग्नीज कितने दर्शाता है? +2 और +7। क्रोमियम कितनी दर्शाता है? +6, +3। वेनेडियम कितनी दर्शाता है? +5 ज़्यादातर टाइम। टाइटेनियम +4 दर्शाता है। इसके अलावा मैग्नीज +7 दर्शाता है और +2। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? मैग्नीज की है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी इसी में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसी में है। इसलिए मैग्नीज 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन की अपने को या तो देखने को मिलेगी +2 या +3, 2 ही मिलेगी साधारणतया, लेकिन +4, +6 भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर टाइम आपको +2 और +3 ही देखने को मिलेगी। जैसे FeCl3 में +3 है और FeCl2 में +2 है। क्लियर। अब देखो कोबाल्ट आ जाता है, तो कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, +2, +3, +4। अब जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्रारंभ से मध्य तक यूं बढ़ती है, 3 से 7 हो गई और फिर यूं घटती है। प्रारंभ से मध्य तक देखो क्या हो रही है? बढ़ रही है और फिर डाउन हो रही है। 3 से आ गई 7 तक, 7 से फिर 2 तक चली गई। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
प्रारंभ से मध्य तक बढ़ती है और फिर मध्य से अंत तक घटती है, इसलिए ऐसा होता है। सवालों को अपन एक अलग श्रृंखला में देखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ कोबाल्ट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3। इनको याद रखना है थोड़ा सा, कॉमन कौन सी है। स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +3 +6, मैग्नीज +2 +7, आयरन +2 +3, कोबाल्ट +2 +3, निकल +2 कॉमन। इसके अलावा +3 और +4, कॉपर +2 कॉमन है, +1 भी दर्शाता है, और जिंक की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये याद रखनी है। कॉपर की कॉमन +2 है, जिंक की केवल एक ही है, निकल +2 कॉमन है, कोबाल्ट की +2 +3 कॉमन है, आयरन की +2 +3 कॉमन है। तो देखो यहाँ एक कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है अपने को कि ये आयरन और कोबाल्ट 2 ऐसी धातुएं हैं जिनमें +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था कॉमन होती है। बाकी सब में +2 तो है ही। देखो स्कैंडियम को छोड़ दें तो +2 जो है वो सभी दर्शाती है। ऐसा कोई तत्व नहीं है स्कैंडियम के अतिरिक्त जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। कौन सा तत्व है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो स्कैंडियम। बाकी सब +2 भी दर्शाते हैं। अब देखो +3 जो है वो 2 नहीं दर्शाते। +3 देखो सब में कॉमन है, केवल कॉपर को और जिंक को छोड़ करके, कॉपर और जिंक को छोड़ करके। +1 केवल एक ही दर्शाता है, +3 है वो स्कैंडियम दर्शाता है, और +1 जो है वो केवल एक ही तत्व है, वो कॉपर है, जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो अपन आगे इसका थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट हैं। मध्य में क्या हो रहे हैं? अभी कह रहे थे अपन कि प्रारंभ से मध्य तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाली प्रवृत्ति जो है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो बढ़ती है और फिर अंत तक घटती है। ऐसा क्यों है? ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है ऑक्सीकरण अवस्थाएं और फिर घटने के साथ घटती है। क्लियर? उदाहरणार्थ मैग्नीज +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। श्रेणी के जो दोनों किनारे हैं, यानी स्कैंडियम की तरफ वाला और जिंक की तरफ वाला, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा संयोजी कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या। तो देखो श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण है एक तो साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या, उधर जिंक में भी साझेदारी के लिए और इधर स्कैंडियम में साझेदारी के लिए। यहाँ स्कैंडियम में तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, डी कक्षक तो हैं लेकिन साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन कम। और जिंक में क्या है, साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं लेकिन रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है। रिक्त कक्षकों की उपलब्धता क्या है? कम है। इसलिए प्रारंभ से मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, रिक्त कक्षक भी मौजूद हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती है, फिर अंत तक कम होती चली जाती है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम है। इसका कारण तत्वों में स्कैंडियम और टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता है, कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या। अब डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो भागीदारी के लिए कम कक्षक उपलब्ध हो पाएंगे, रिक्त कक्षक उपलब्ध कम हो पाएंगे। जैसे कॉपर और जिंक में रिक्त कक्षक नहीं है तो भागीदारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम सेकंड वास्तव में अज्ञात है। स्कैंडियम जो है +2 में पाया ही नहीं जाता। टाइटेनियम +2 +3 की तुलना में +4 में अधिक स्थायी है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या प्राप्त कर लेता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं है, केवल S वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। क्लियर?
सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक S और D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर। मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आर्गन 18, 3D5, 4s2, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के, S और D में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्लियर? TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड प्लस क्रोमेट 6 और मैग्नेट 7। इसमें मैग्नीज की +7 है, क्रोमियम की इसमें +6 है, इसमें वेनेडियम की +5 है और इसमें टाइटेनियम की +4 है। +4 +5 +6 और +7 ये पर मैग्नेट, और इसको पोटेशियम के साथ जोड़ देंगे तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर? इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती है। जिसका अनुगमन करने वाली स्पीसीज है आयरन 2 ही दर्शाता है, +2 और +3, कोबाल्ट +2 और +3, निकल +2, कॉपर +1 और +2, जिंक +2। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, यानी बदल बदल के कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, का कारण है अपूर्ण D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहे। अपूर्ण D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवेश करते हैं कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। इसका उदाहरण है वेनेडियम 3, 4, 5, वेनेडियम 2nd, 3rd, 4th, 5th। उल्लेखनीय है कि असंक्रमण तत्वों में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतया 2 का अंतर पाया जाता है। असंक्रमण तत्व हैं उनमें सामान्यतया 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अंतर पाया जाता है, 1 का अंतर। जैसे असंक्रमण तत्वों में टिन है +2, टिन +4, 2 का अंतर है। लेड +2, लेड +4, 2 का अंतर है। तो असंक्रमण तत्वों में 2 का अंतर होता है, जबकि इनमें 1 का अंतर पाया जाता है। जैसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, इस तरीके से 1 का अंतर पाया जाता है। क्लियर? अब देखो D ब्लॉक तत्वों के वर्ग 4 से 10 की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य भी देखने को मिलता है। वर्ग संख्या 4 से लेकर के 10 तक। 4 कौन सा है? 4 है स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। 3 से लेकर के 12 में है, तो चौथा वर्ग है टाइटेनियम वाला। की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। वो क्या है रोचक तथ्य? कि P ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनाना अनुकूल होता है। जैसे Pb+2 ज़्यादा स्थायी है Pb+4 की बजाय। ये अपन पढ़ चुके हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, यानी S कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेने के कारण ऐसा होता है। जबकि D ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। वर्ग 6 में मोलिब्डेनम 6, टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 6 से ज़्यादा है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। उसमें तो क्या है, यदि अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, और इसमें क्या है, उल्टा है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की बजाय। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यानी नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी मिलती है। क्लियर? देखो वर्ग 6 में मोलिब्डेनम और टंगस्टन 6 का स्थायित्व है,
क्रोमियम 6 से ज़्यादा है, अतः अम्लीय माध्यम में क्रोमियम यानी डाइक्रोमेट आयन के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऑक्साइड नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अम्लीय माध्यम में क्रोमियम +6 क्या करता है, डाइक्रोमेट के रूप में। डाइक्रोमेट कौन सा होता है, Cr2O7-2, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। प्रबल ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक वो होते हैं जो दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, अपचित हो जाते हैं, दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कौन, डाइक्रोमेट। और जब यहाँ क्रोमियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, देखो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, क्रोमियम कौन सी में है, +6 में, और ये ऑक्सीकारक होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्रोमियम 6 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की बजाय कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी मिलेगी आपको, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो क्या करता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनकी +6 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। क्रोमियम की ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती है जब एक संकुल में ऐसे लिगेंड हो जिनमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाईग्राही गुण भी पाए जाते हों। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कब पाई जाती है, जब एक संकुल यौगिक में, अब संकुल क्या होते हैं, संकुल अगला चैप्टर है उसमें देखेंगे, ऐसे लिगेंड हों जिनमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाईग्राही गुण भी पाए जाते हों। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या होता है, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करता है। जब डोनेट करता है तो सिग्मा और एक्सेप्ट करता है तो पाई, इसको कहते हैं सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाईग्राही गुण। तो इसमें NiCO4 और FeCO5 में निकल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती है, 0 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, NiCO4 FeCO5 में निकल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं 0 है। ये कैसे है अगले चैप्टर में पूरा जानेंगे। क्लियर। तो ये थी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कौन सा तत्व है कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कैसे दर्शाता है, तो ये अपने को 3D संक्रमण श्रेणी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कई सवाल बनते हैं। क्लियर।